गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल स्टूडेंट। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। इससे पहले मैंने मक्का का एक पार्ट पढ़ा दिया था, वो आप अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हो, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। इसीलिए पहले पार्ट को जाके देखना, फिर उसके बाद में इस दूसरे पार्ट को देखना। और जो स्टूडेंट नए आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हमने ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चारा उत्पादन हेतु मक्का की उपयुक्त किस्म है। क्वेश्चन पूछा गया है, चारा उत्पादन हेतु मक्का की उपयुक्त किस्म बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है विजय, बी है ढक्कन, सी है अंबर और डी है अफ्रीकन टॉल। क्या होगा इसका जवाब? चारा उत्पादन हेतु मक्का की उपयुक्त किस्म विजय, ढक्कन, अंबर या अफ्रीकन टॉल। ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जब भी हम चारा उत्पादन हेतु मक्का की किस्म उगाते हैं तो हमेशा अफ्रीकन टॉल किस्म को उगाया जाता है, क्योंकि अफ्रीकन टॉल किस्म से चारा उत्पादन अधिक होता है। इसमें जो भुट्टा होता है उसका निर्माण होता है, लेकिन इतनी डेवलप साइज में नहीं होता है, लेकिन चारा बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसमें चारा बहुत अच्छा बन जाता है, इसलिए सबसे अधिक चारा उत्पादन हेतु अफ्रीकन टॉल किस्म को उगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, संकुल मक्का की बीज दर है। संकुल मक्का की बीज दर है। अब देखिए मक्का में अलग अलग वेरिएंट होते हैं। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या क्या है। एक तो होती है सामान्य मक्का, दूसरी होती है संकर मक्का और तीसरी होती है संकुल मक्का। अब संकुल मक्का का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हम संकर किस्म को विकसित करते हैं तो दो पीढ़ियों में दो अलग अलग जनकों में क्रॉस करवाया जाता है और उनसे जो हमें संतति प्राप्त होती है वो संकर किस्म होती है। ठीक है, उसी प्रकार से संकुल होता है। लेकिन संकुल में क्या होता है कि जिस प्रकार से हम किसी खेत में फसल को बो देते हैं, उनमें से फिर जो अच्छी किस्म के बीज होते हैं उन किस्मों को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हीं को वापस से बो दिया जाता है। इसी को हम संकुल कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर पूछा गया है संकुल मक्का की बीज दर होगी। ऑप्शन नंबर ए है 15 से 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 20 से 25 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 25 से 30 किलोग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 30 से 40 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 40 किलोग्राम। संकुल मक्का की बीज दर, संकुल मक्का की बीज दर ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? संकुल मक्का की बीज दर, जिसने इसका जवाब दिया है 15 से 20 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। संकुल मक्का की बीज दर कितनी होती है? संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टर 15 से 20 किलोग्राम रखी जाती है। प्रति हेक्टर 15 से 20 किलोग्राम रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, मक्का का सफेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मक्का का सफेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, बी है जिंक, सी है नाइट्रोजन, सी डी है ऑक्सीजन। क्या होगा इसका जवाब? मक्का का सफेद कलिका रोग बताना है आपका। व्हाइट बट डिजीज ऑफ मेज। मक्का का सफेद कलिका रोग कॉपर से होगा, जिंक से होगा, नाइट्रोजन से होगा या ऑक्सीजन से होगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला जिंक, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का का सफेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। मक्का का सफेद कलिका रोग, मक्का का सफेद कलिका रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है हमारा, संकर मक्का की बीज दर। अब यहाँ पर पूछी गई है संकर मक्का की। जब मैंने पहले आपको बताया था तो वो संकुल मक्का की बीज दर थी। संकुल में क्या करते हैं, खेत में जो फसल बोई हुई है उसमें से जो उच्च गुणवत्ता के पौधे होते हैं उनसे बीज इकट्ठा करके उन्हीं को वापस बोया जाता है, वो कहलाती है संकुल किस्म। संकर मक्का की बीज दर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 15 से 20 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम या 30 से 40 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब बताना है आपको। देखिए संकर मक्का की बीज दर जिसने बताया है 20 से 25 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। संकर मक्का की बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम। अब देखिए होता क्या है कि हमेशा जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे वो मोस्टली संकर मक्का के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है संकर मक्का, इसीलिए इसको पूछा जाता है। तो संकर मक्का की बीज दर, संकर मक्का की उपज, संकर मक्का की जो डिस्टेंस होती है वो, ये सब आपको याद करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, स्वीट
मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म है? मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है माही धवल, बी है माही कंचन, सी है माधुरी और डी है विकास। मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म, मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है माही धवल, बी है माही कंचन, सी है माधुरी, डी है विकास। ए, बी, सी या डी मक्का की किस्म, मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म, माही धवल, माही कंचन, माधुरी, विकास, क्या होगा इसका जवाब बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए माही धवल, बी माही कंचन, सी माधुरी और डी विकास। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला माधुरी, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म कौन सी होगी? मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म होगी माधुरी। मक्का की स्वीट कॉर्न किस्म कौन सी होगी? माधुरी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का में लाइसिन की अधिक मात्रा पाई जाती है। मक्का में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि मक्का के अंदर जो लाइसिन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो उसका कारण कौन सा, क्या चीज है? ऑप्शन नंबर ए है निफ जीन, ऑप्शन नंबर बी है ओराजेनिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूटीन प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है ओपेक2 जीन। जवाब देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देना है, मक्का में लाइसिन की अधिक मात्रा क्यों पाई जाती है? पूछा जाता है मक्का में लाइसिन की अधिक मात्रा क्यों पाई जाती है। लाइसिन एक विशेष प्रकार का तत्व होता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला ओपेक2 जीन, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का में लाइसिन की अधिक मात्रा ओपेक2 जीन के कारण पाई जाती है। मक्का में एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है ओपेक2 जीन और उसी की उपस्थिति के कारण लाइसिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। किसके अंदर बढ़ जाती है? मक्का के अंदर बढ़ जाती है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल जल मांग है। मक्का की फसल जल मांग है मतलब मक्का की जो फसल होती है उसमें जल की कितनी आवश्यकता होती है अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए, उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लाइफ साइकिल का मतलब होता है उसके फर्टिलाइजेशन, उसके अंकुरण से लेकर और उसके वापस से पुनः बीज बनने तक। मतलब पहले अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद में उसमें पत्ते निकले, फिर उसके बाद में उसमें नर बाग मादा बाग बने, फिर भुट्टा बना, फिर भुट्टा डेवलप हुआ, फिर डेवलप होने के बाद में वो परिपक्व हुआ और परिपक्व होने के बाद में पुनः से वो क्या हो जाता है? बीज का रूप ले लेता है। ठीक है, तो वो उसकी लाइफ साइकिल है, उसको पूरा करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है? 200 से 300 मिलीमीटर, 300 से 500 मिलीमीटर, 400 से 600 मिलीमीटर या 700 से 800 मिलीमीटर। बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका जवाब? 200 से 300, 300 से 500, 400 से 600 या 700 से 800। जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की जलमांग कितनी होती है? मक्का की जलमांग होती है 400 से 600 mm। 400 से 600 mm जलमांग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और गेहूं की कितनी होती है? 450 से 650 mm। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबी मक्का की फसल ज्यामिति। अब आप सब लोगों को पता है कि मक्का 3 सीजन में उगाई जाती है। मक्का, जी हाँ, मक्का 3 सीजन में उगाई जाती है। खरीफ में भी उगाई जाती है, रबी में भी उगाई जाती है और जायद में भी उगाई जाती है। लेकिन मोस्टली जो मुख्य फसल का समय होता है वो हमारा होता है खरीफ का समय। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रबी मक्का राजस्थान में कहाँ पर उगाई जाती है, तो राजस्थान में रबी मक्का बांसवाड़ा में उगाई जाती है। मैं पहले आपको क्लियर करवा चुका हूँ। अब रबी मक्का की फसल ज्यामिति पूछी है तो ऑप्शन नंबर ए है 60 × 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 60 × 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 30 × 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 40 × 10 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका जवाब? रबी मक्का की फसल ज्यामिति ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। रबी मक्का की फसल ज्यामिति बताना है आपको। रबी मक्का की फसल ज्यामिति, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 60 × 18 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। रबी में जब हम मक्का उगाते हैं तो उनकी फसल ज्यामिति का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है। ठीक है, तो ये रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी लाइन से लाइन की दूरी रखी जाएगी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखी जाएगी 18 सेंटीमीटर। जब हम रबी में मक्का उगाएंगे तब। अगर आपसे पूछ ले कि खरीफ में मक्का उगाते समय मक्का की फसल ज्यामिति कितनी होगी, तो उसका जवाब आपको देना है 75 × 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और हो जाता है, अगर वो आपसे सिर्फ सीधा सीधा पूछता है कि मक्का की फसल ज्यामिति, तब आपको जवाब देना है कि जो मक्का की मुख्य फसल होती है, जो उसकी खरीफ में बोई जाती है, तो उसकी फसल ज्यामिति लिखनी है। लेकिन जब आपसे वो स्पेशली रबी की लिख के पूछता है तब आपको जवाब देना है 60 × 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जब आपसे स्पेसिफिक रबी पूछे तभी ही जवाब देना है, वरना आपको सामान्य मक्का का ही जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर उत्पन्न होता है।
अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी मक्का की बीज दर प्रति हेक्टर। अब रबी मक्का की बीज दर बतानी है आपको। रबी मक्का की बीज दर कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम या 45 किलोग्राम। बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। रबी मक्का की बीज दर, रबी मक्का का मतलब ये होता है जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय पर बोई जाती है, वो रबी मक्का होती है। उसकी बीज दर कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अब देखिए, जो रबी मक्का होती है उस रबी मक्का की बीज दर होती है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कितनी होती है? 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना इन चीज़ों को, क्योंकि ये कुछ क्रॉप ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बार बार पूछी जाती है और इनसे सवाल बार बार पुटअप होते हैं और आपके आगे अगले साल में सुपरवाइजर का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पिछली बार इससे सवाल पूछा गया था कि संकर मक्का की आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो मक्का से सवाल आता ही है हर बार। इसका जवाब हो जाएगा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित किस्म। बहुत ही खतरनाक और धांसू क्वेश्चन है। मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है माही धवल, ऑप्शन नंबर बी है माही कंचन, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है, मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित किस्म कौन सी होगी? मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित किस्म कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। माही धवल, माही कंचन, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? माही धवल, माही कंचन, ऑप्शन नंबर सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित किस्म कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए है माही धवल और ऑप्शन नंबर बी है माही कंचन। तो माही धवल और माही कंचन दोनों ही किस्में मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित है। दोनों ही किस्में मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित है। अब मैंने पहले जब आपको धान पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था माही सुगंधा भी कहाँ से विकसित है? माही सुगंधा भी कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित है। अब आपको पता कैसे लगाना है? पता ऐसे लगाना है, जिस किस्म के आगे लगभग माही लगा होता है, वैसे ज़्यादा नहीं है, 3-4 किस्में ही हैं। जैसे 2 तो किस्में ये हैं, माही धवल, माही कंचन, एक है माही सुगंधा, ठीक है, जो चावल की किस्में है। तो ये माही क्यों माही लगा हुआ है? माही इसलिए लगा हुआ है कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा है वहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है माही, इसीलिए माही इसको बोला जाता है। माही नदी है वो कहाँ पर बहती है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में बहती है, इसीलिए वहाँ से जो किस्में निकलती हैं उसमें मुख्य किस्मों में क्या लगाया जाता है? आगे माही लगाया जाता है। क्लियर है इतना? क्योंकि जो नदी है वो एक जल स्रोत होता है, पानी से जुड़ा हुआ होता है और पानी हमारे कृषि से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए उसको संबंध बना के किसी न किसी तरीके से नई किस्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो अब ध्यान रखना, मक्का की कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित किस्म पूछ ले तो माही धवल और माही कंचन। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, और अगर चावल की पूछ ले तो माही सुगंधा आपको इसका जवाब देना है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लिंट कॉर्न किसको कहा जाता है? फ्लिंट कॉर्न किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जियामेज इंडुराटा, ऑप्शन नंबर बी है जियामेज एवर्टा, सी है सेकेरेटा और डी है सेरेटिना। जवाब देना है, फ्लिंट कॉर्न किसको कहा जाता है? फ्लिंट कॉर्न किसको कहा जाता है? जियामेज इंडुराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा या फिर जियामेज सेरेटिना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? फ्लिंट कॉर्न किसको कहा जाता है? अब देखिए क्या है, फ्लिंट कॉर्न किसको कहा जाता है, इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जियामेज इंडुराटा। जियामेज इंडुराटा को हम फ्लिंट कॉर्न के नाम से जानते हैं। जियामेज इंडुराटा को हम फ्लिंट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। जियामेज इंडुराटा फ्लिंट कॉर्न कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जियामेज एवर्टा, एवर्टा क्या होता है? जियामेज एवर्टा होता है पॉपकॉर्न। क्या होता है? पॉपकॉर्न। जो हम जब कभी भी हम पॉपकॉर्न खाते हैं या हम सिनेमाघरों में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो वहाँ पर आपको जो पॉपकॉर्न मिलता है, या मोस्टली जो पॉपकॉर्न आपको देखने को मिलेगा वो होली के दिनों में मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, वो किसका बना होता है? वो जियामेज एवर्टा का बना होता है। ठीक है, फिर है जियामेज सेकेराटा। जियामेज सेकेराटा मतलब स्वीट कॉर्न, सेकेराटा का मतलब होता है स्वीट कॉर्न, और जियामेज सेरेटिना, सेरेटिना का मतलब होता है वैक्सीकॉर्न। ठीक है, आगे आएंगे इससे रिलेटेड सवाल, क्योंकि ये सवाल मैंने पिछले क्लास में करवा दिए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको रिपीट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब ध्यान रखना, फ्लिंट कॉर्न इंडोराटा, पॉपकॉर्न एवर्टा, स्वीट कॉर्न सेकेराटा और वैक्सीकॉर्न सेरेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, वैक्सीकॉर्न किसको कहते हैं? जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। वैक्सीकॉर्न जस्ट अभी बताया है,
जस्ट अभी बताया है वेक्सीकॉर्न किसको कहा जाता है, जियामेज इंडोराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना। वेक्सीकॉर्न किसको कहा जाता है, वेक्सीकॉर्न किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, जियामेज इंडोराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना। क्या होगा इसका जवाब, जियामेज इंडोराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। वेक्सीकॉर्न किसको कहते हैं, वेक्सीकॉर्न कहते हैं जियामेज सेरेटिना को। वेक्सीकॉर्न किसको कहते हैं, वेक्सीकॉर्न जियामेज सेरेटिना को कहा जाता है, जियामेज सेरेटिना को वेक्सीकॉर्न कहा जाता है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का का नर भाग कहलाता है, मक्का का नर भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है टेसल, बी है सिल्क, सी है पॉड और डी है कैरियोप्सिस। जवाब देना है आपको, मक्का का नर भाग क्या कहलाता है। मक्का में आप लोगों को पता होगा, मक्का में नर और मादा भाग दोनों भाग अलग अलग होते हैं और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है। इसमें संकर और संकुल किस्में पाई जाती हैं। जवाब दीजिए क्या होगा, मक्का का नर भाग क्या कहलाएगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला टेसल, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का का नर भाग जो होता है वो टेसल कहलाता है, मक्का का नर भाग टेसल कहलाता है। और मादा भाग क्या कहलाता है, सिल्क कहलाता है। मादा भाग सिल्क के नाम से जाना जाता है और नर भाग टेसल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक मक्का उगाई जाती है, विश्व में सबसे अधिक मक्का उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जियामेज इंडेनाटा, ऑप्शन नंबर बी है जियामेज एवर्टा, ऑप्शन नंबर सी है जियामेज सेकेराटा और ऑप्शन नंबर डी है जियामेज सेरेटिना। विश्व में सबसे अधिक मक्का उगाई जाती है, विश्व में सबसे अधिक मक्का उगाई जाती है। जवाब देना है आपको, जियामेज इंडेनाटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा और जियामेज सेरेटिना। क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला जियामेज इंडेनाटा बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे अधिक जियामेज इंडेनाटा ही उगाई जाती है, विश्व में सबसे अधिक जियामेज इंडेनाटा ही उगाई जाती है। क्लियर है, ध्यान रखना, सबसे अधिक इंडेनाटा उगाई जाती है जो हमने हमारे खेतों में उगा रखी है। मोस्टली जो चित्तौड़गढ़ के आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा मक्का उगाते हैं और चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक मक्का होती है राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ पर जो मक्का होती है वो मक्का जियामेज इंडेनाटा उगाते हैं। हम कौन सी उगाते हैं, जियामेज इंडेनाटा उगाते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक कौन सी मक्का उगाई जाती है, जियामेज इंडेनाटा उगाई जाती है, पूछा जा सकता है सवाल। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर। अब चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर पूछी गई है कि चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर कितनी रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है 15 से 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 20 से 25 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 25 से 30 किलोग्राम और डी है 40 से 45 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन देना है, जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर, चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर कितनी होगी, चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। 15 से 20 केजी, 20 से 25 केजी, 25 से 30 केजी या 40 से 45 केजी। क्या होगा इसका जवाब, चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर। चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर। जिसने इसका जवाब दिया है चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला 40 से 45 केजी, बिल्कुल सही जवाब है। चारा उत्पादन हेतु मक्का की बीज दर कितनी होगी, 40 से 45 किलोग्राम। 40 से 45 किलोग्राम मक्का की बीज दर हमेशा हम रखते हैं जब चारा उत्पादन हमारा उद्देश्य होता है उस समय। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का की फसल में जिंक की कमी होने पर कितना जिंक सल्फेट देते हैं। मक्का की फसल में जिंक सल्फेट की कमी होने पर, मक्का की फसल में जिंक सल्फेट की कमी होने पर कितना जिंक सल्फेट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 25 किलोग्राम, सी है 45 किलोग्राम और डी है 55 किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मक्का की फसल में जिंक यानी कि जिंक की कमी होने पर जिंक अब किस किस में देते हैं। मोस्टली जो जिंक दिया जाता है एक तो मूंगफली में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, मूंगफली में दिया जाता है और एक मक्का में दिया। वैसे तो सभी फसलों में दिया जाता है लेकिन मोस्टली इन फसलों में जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें तेलीय तत्व पाए जाते हैं और तेलीय तत्व को बढ़ाने के लिए जिंक बहुत मददगार होता है, इसलिए जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी क्या होगा, जिंक की कमी होने पर कितना जिंक सल्फेट देंगे, जिंक की कमी होने पर कितना जिंक सल्फेट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 20 किलोग्राम, बी 25 किलोग्राम, सी 45 किलोग्राम और डी 55 किलोग्राम।
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 25 किलोग्राम बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की फसल में जिंक सल्फेट की कमी होने पर क्या दिया जाता है, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट खेत में दिया जाता है। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इसको जिंक भी बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं, ZnSO4 भी बोला जाता है। 3-3 4-4 नाम याद करने पड़ेंगे आपको एक एक चीज़ के, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप एग्जाम में लीड मार पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का की बुआई का समय है। मक्का की बुआई का समय, खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मक्का की बुआई का समय है तो ऑप्शन नंबर ए है खरीफ, बी है रबी, सी है जायद और डी है सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका जवाब। मक्का की बुआई का समय खरीफ, रबी, जायद या सभी। मक्का की बुआई का समय क्या होगा, मक्का की बुआई का समय बताना है आपको, खरीफ, रबी, जायद या सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की बुआई का समय क्या होगा, मक्का की बुआई का समय होगा खरीफ, रबी, जायद या सभी। तो जिसने जवाब दिया है सभी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मक्का की जो मुख्य बुआई का जो समय होता है मक्का का, वो होता है खरीफ का समय। खरीफ यानी कि जो अभी जो जून जुलाई होता है, जब बरसात आती है, मानसून आता है, तो वो समय होता है खरीफ का समय, ठीक है। और उसी समय मक्का को बोया जाता है। लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा रीजन में रबी मक्का भी उगाई जाती है। मोस्टली बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, बाकी छोटी मोटी जगह पर भी उगाई जाती है, लेकिन मोस्टली बांसवाड़ा में उगाई जाती है। और कहीं कहीं पर इसको जायद में भी उगाया जाता है। जायद दैट मीन्स जो रबी के बाद का जो सीजन होता है, जो फरवरी मार्च का, वो जायद कहलाता है, ठीक है। तो मक्का की बुआई का समय पता चल गया होगा आपको, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तीनों समय में इसको बोया जा सकता है। लेकिन मुख्य कब, अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य बुआई का समय कब है, तो मुख्य बुआई का समय आपको खरीफ जवाब देना है। ये क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं, मुख्य बुआई का समय खरीफ होता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए डाला जाता है। मक्का जेट में बहुत बार आया हुआ है ये सवाल। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एट्राजीन, बी है सीमाजीन, सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जवाब देना है ऑप्शन नंबर। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है एट्राजीन और सीमाजीन का। एट्राजीन और सीमाजीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन और सीमाजीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला सवाल है हमारा, मक्का की सफ़ेद किस्म यानी सफ़ेद मक्का वाली किस्म बतानी है आपको। निम्न में से कौन सी सफ़ेद मक्का वाली किस्म होगी। सफ़ेद मक्का की किस्म, ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, बी है प्रोटीना, सी है गंगा सफ़ेद और डी है विकास। मक्का की सफ़ेद किस्म या सफ़ेद मक्का की किस्म, मक्का की सफ़ेद किस्म या सफ़ेद मक्का की किस्म बताना है आपको। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, बी है प्रोटीना, सी है गंगा सफ़ेद और डी है विकास। क्या होगा इसका जवाब, मक्का की सफ़ेद किस्म शक्ति, प्रोटीना, गंगा सफ़ेद या विकास। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। मक्का की सफ़ेद किस्म शक्ति, प्रोटीना, गंगा सफ़ेद या विकास। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। जवाब बताइए इसका जवाब क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की सफ़ेद किस्म कौन सी होगी, गंगा सफ़ेद। गंगा सफ़ेद मक्का की सफ़ेद किस्म होगी। गंगा सफ़ेद मक्का की सफ़ेद किस्म होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और मैंने बताया था शक्ति और प्रोटीना, शक्ति और प्रोटीना क्या है, उच्च लाइसिन वाली। अभी आगे सवाल आएगा या फिर आ चुका होगा। अगला सवाल है, रबी मक्का की बीज दर प्रति हेक्टर पौधों की संख्या। रबी मक्का की प्रति हेक्टर पौधों की संख्या बतानी है आपको। बीज दर एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है। रबी मक्का की प्रति हेक्टर पूछ रहा है, वो रबी मक्का की पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको। रबी मक्का की प्रति हेक्टर पौधों की संख्या, यानी रबी मक्का अगर उगाएं तो 1 हेक्टर में कितने पौधे उगाने हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20,000, ऑप्शन नंबर बी है 30,000, 70,000 या 90,000। जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। रबी मक्का की बीज दर प्रति हेक्टर पौधों की संख्या है। रबी मक्का की बीज दर प्रति हेक्टर पौधों की संख्या कितनी होगी, 20,000, 30,000, 70,000 या 90,000। देखिए रबी मक्का की प्रति हेक्टर बीज दर अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी जिसने जवाब दिया है 90,000 बिल्कुल सही जवाब है। रबी मक्का की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होगी, 90,000 होगी। अब देखिए समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। देखिए जो मक्का की फसल है उसका मुख्य बोने का समय कब होता है, उसका मुख्य बोने का समय होता है आपका खरीफ का समय, ठीक है। खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। और मैंने आपको पहले एक बार पढ़ाया था कि जब भी हम
किसी भी फसल को या किसी भी क्रॉप को जब हम उसके सही समय पर उगाएंगे, सभी वातावरण की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को उपलब्ध करवाएंगे, तब उसकी जो बीज की मात्रा चाहिए होगी हमें, वो बीज की मात्रा सामान्य बीज की मात्रा चाहिए होगी। लेकिन जब भी हम उसको उसके समय से लेट बोएंगे या समय से पहले बोएंगे, या सिंचाई वाली फसल है तो असिंचित क्षेत्र में बोएंगे या फिर लवणीय क्षारीय मृदाओं में बोएंगे, तो हमेशा बीज दर क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। ये बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर मक्का का जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो होता है खरीफ, लेकिन हम बोल रहे हैं इसको रबी में। तो रबी में क्या हो गया, देखो पौधों की संख्या कितनी हो गई, 90,000 हो गई। वहाँ पर कितनी थी, वहाँ पर थी पौधों की संख्या 66,000 और यहाँ पर कितनी हो गई, 90,000 हो गई। तो पौधों की संख्या बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि इनमें पौधों के जो सक्सेसफुल होने का जो रेशो रहेगा वो कम रहेगा, इसीलिए पौधे ज़्यादा उगाए हैं हमने। ज़्यादा क्यों उगाए हैं, क्योंकि ज़्यादा उगाने पर हमें पता है कि ज़्यादा उगाएंगे तभी कुछ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और बाकी के जो पौधे बचेंगे उनसे हम हमारा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी किसी फसल को उगाया जाता है तो उसके एक्यूरेट टाइम पे उगाया जा रहा है, वातावरण की सभी परिस्थितियां अनुकूल है, तो उसकी बीज दर सामान्य रखी जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी जो बुआई का समय होता है या फिर उसके बुआई के समय के अलावा उसकी जो मिट्टी होती है या उसकी वातावरण की परिस्थितियां होती हैं वो प्रतिकूल होती है, तो फिर बीज दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से जो बीज अंकुरित होंगे उनका परसेंटेज रेशो कम होगा, पौधा उगने के बाद में भी बहुत कम अवस्था मतलब बहुत कम चांसेस होंगे कि पौधा सक्सेस हो पाए, इसीलिए उत्पादन कम ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, बीज दर अधिक बोते हैं। तो अब ध्यान रखना, रबी मक्का में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 90,000 होती है और सामान्य खरीफ मक्का में 66,000 66666 मतलब 66,666। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पहली संकर किस्म है। मक्का की पहली संकर किस्म बताना है आपको, क्या होगा इसका जवाब, मक्का की पहली संकर किस्म। ऑप्शन नंबर ए है माही धवल, बी है ऑप्शन नंबर गंगा 1, ऑप्शन नंबर सी है गंगा 2 और ऑप्शन नंबर डी है कंचन। जवाब देना है मक्का की पहली संकर किस्म कौन सी होगी, माही धवल, गंगा 1, गंगा 2 या कंचन। मक्का की पहली संकर किस्म। देखिए, जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो पुराने हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर क्या मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से ही आपको कहाँ पर मिलेंगे, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए, सॉरी इंस्टाग्राम पे मिलेंगे और इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से फेसबुक पे मिल जाएंगे। आप अगर इनका सबका लिंक चाहिए आपको तो अबाउट सेक्शन में जाना, चैनल के अबाउट सेक्शन से आपको मिल जाएगा, प्लीज़ हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मक्का की पहली संकर किस्म कौन सी होगी, जिसने इसका जवाब दिया है गंगा प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है, गंगा प्रथम मक्का की पहली संकर किस्म है। इसको 1961 में इसको विकसित कर लिया था। मक्का की पहली संकर किस्म गंगा 1 है, इसको 1961 में विकसित कर लिया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की अधिक लाइसिन और अधिक ट्रिप्टोफैन वाली किस्म है। जो क्वेश्चन मैंने बताया था पीछे वो अब आया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्का की अधिक लाइसिन और अधिक ट्रिप्टोफैन वाली किस्म, मतलब लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो मक्का के अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी जो अधिक मात्रा है वो कौन सी किस्म में पाई जाएगी, इनकी अधिक मात्रा कौन सी किस्म में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, बी है प्रोटीना, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है विकास। अब शक्ति एक किस्म है मक्का की, प्रोटीना भी एक किस्म है मक्का की और विकास भी एक किस्म है मक्का की। अब जवाब देना है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, इन तीनों किस्मों में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन किसमें पाया जाता है, इसका जवाब देना है आपको लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, मतलब शक्ति और प्रोटीना, बिल्कुल सही जवाब है। शक्ति और प्रोटीना में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी के लिए ये दोनों किस्मों को क्या किया गया था, विकसित किया गया था, क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को उनके जो जीन थे उनकी मात्रा उनको डाला गया और उनको डेवलप किया गया ताकि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का निर्माण इसमें अधिक हो सके। ठीक है, अब देखिए शक्ति और प्रोटीना किस्म के बारे में आपसे पूछेगा तो वो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन के बारे में ही पूछेगा, और इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से अधिक प्रोटीन वाली या अधिक अमीनो अम्ल वाली किस्म कौन सी है, तब भी आपको शक्ति और प्रोटीना ही जवाब देना है। ठीक है, वो इसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और वहाँ आप कंफ्यूज होगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का की संकुल किस्म है। मक्का की संकुल किस्म है, ऑप्शन नंबर ए है अंबर, बी है गंगा 1, सी है
गंगा 2 और ऑप्शन नंबर डी है संगम। क्या होगा इसका जवाब? मक्का की संकुल किस्म, मक्का की संकुल किस्म जवाब देना है। अंबर, गंगा 1, गंगा 2 या संगम। क्या होगा इसका जवाब? मक्का की संकुल किस्म का, मक्का की संकुल किस्म का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। मक्का की संकुल किस्म, संकुल का मतलब बता चुका हूं मैं। संकुल का मतलब क्या होता है? किसी भी खेत के अंदर जब हम फसल बोते हैं तो फसल बोने के बाद में जो उसके अच्छे पौधे होते हैं, स्वस्थ पौधे होते हैं और बड़े जाने वाले पौधे होते हैं, उनको, उनके बीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और वापस से उन्हीं को बोया जाता है। फिर उनसे पूरी की पूरी फसल क्या होती है? हमें अच्छी प्राप्त होती है, इसीलिए उसको संकुल के नाम से जाना जाता है। तो संकुल समझ गए होंगे, आपको समझ गए होंगे आप। अब देखिए संकुल का जिसने जवाब दिया है, संकुल किस्म का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला अंबर, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की संकुल किस्म कौन सी होगी? मक्का की संकुल किस्म होगी अंबर। ठीक है, मक्का की संकुल किस्म कौन सी होगी? अंबर होगी, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकर मक्का की प्रति हेक्टर उपज होती है। संकर मक्का की, ये सवाल बहुत ही धांसू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है संकर मक्का की प्रति हेक्टर उपज। एक तो संकर मक्का की बीज दर पूछेगा वो बार बार, और एक संकर मक्का की उपज पूछेगा। बीज दर मैं बता चुका हूँ 20 से 25 किलोग्राम, और अब उपज बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 20 से 30 क्विंटल, ऑप्शन नंबर बी है 30 से 40 क्विंटल, सी है 40 से 45 क्विंटल और डी है 45 से 50 क्विंटल। संकर मक्का की प्रति हेक्टर उपज, संकर मक्का की प्रति हेक्टर उपज कितनी होगी? 20 से 30 क्विंटल, 30 से 40 क्विंटल, 40 से 45 क्विंटल या 45 से 50 क्विंटल। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है, संकर मक्का की जो बीज दर है, जो उपज होती है वो होती है 40 से 45 क्विंटल। डी वाला जवाब बिल्कुल सही है। संकर मक्का की प्रति हेक्टर उपज होती है 40 से 45 क्विंटल। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, जितने भी बच्चे हैं आज शाम को ठीक 5:30 बजे आपको केमिस्ट्री की एक क्लास दी जाएगी, जिसमें केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी शाम को 5:30 वाली क्लास अटेंड करना चाहता है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, शाम ठीक 5:30 बजे की क्लास को अटेंड कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब होगा 40 से 45 क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकर मक्का की बता दिया है मैंने, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज होती है। अगला सवाल है, मक्का की फसल में ताने नहीं है, ये तने का खोखला होना कहलाता है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का की फसल में जो मक्का का जो तना होता है, वो तना कभी कभी क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है कीटों के कारण। कीट उसके अंदर वाले भाग में से क्या कर लेते हैं, रस चूस लेते हैं, उसके गुदे को खा जाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो उस अवस्था में उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डेड स्टेम, ऑप्शन नंबर बी है स्टेम डंपिंग, ऑप्शन नंबर सी है डेड हार्ट और ऑप्शन नंबर डी है पडलिंग। क्या होगा इसका जवाब? मक्का की फसल में तने का खोखला होना क्या कहलाएगा? मक्का की फसल में तने का खोखला होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। डेड स्टेम, स्टेम डंपिंग, डेड हार्ट या पडलिंग। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, डेड हार्ट, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की फसल में तने का खोखला होना डेड हार्ट कहलाता है। मक्का की फसल में तने का खोखला होना डेड हार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेड हार्ट कहलाता है। डेड, ऑप्शन नंबर सी जिसने जवाब दिया है डेड हार्ट, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की फसल में तने का खोखला होना डेड हार्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कभी कभी देखिए, ये जो डेड हार्ट होता है ये कभी कभी जवार में भी होता है। इसमें होता है, जवार में भी होता है। तो जवार में भी होगा और मक्का में भी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, दोनों ऑप्शन दे दिए जाए, तो दोनों ही सही जवाब होंगे, लेकिन दोनों वो आपसे पूछेगा नहीं। वो आपसे पूछेगा तो मक्का ऑप्शन में जरूर होगा कि डेड हार्ट का संबंध किस फसल से है, तो उस कंडीशन में आपको जवाब देना है मक्का। और डेड हार्ट मोस्टली उन्हीं फसलों में होता है जिसका तना थोड़ा मोटा होता है। क्लियर है? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है सारे के सारे, मैं कह रहा हूँ आपको मदद करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पूरी क्लास अटेंड करनी है, थोड़ी सी और बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का की सिंचाई क्रांतिक अवस्था है। मक्का की सिंचाई क्रांतिक अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है नर मंजरी निकलते समय, ऑप्शन नंबर बी है मादा भुट्टा बनते समय, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब मक्का की सिंचाई क्रांतिक अवस्था, सिंचाई क्रांतिक अवस्था में बता चुका हूँ। सिंचाई क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है पौधे की वह अवस्था जिस समय अगर उसको सिंचाई जल उपलब्ध नहीं करवाया गया
तो पौधा क्या हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, मतलब उसको उस समय पानी चाहिए ही चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए है नर मंजरी निकलते समय, बी है मादा भुट्टा बनते समय, सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की सिंचाई क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी, नर मंजरी में निकलते समय और मादा भुट्टा बनते समय। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बताई है, एक तो नर मंजरी निकलते समय और एक मादा भुट्टा बनते समय। अब आप लोगों को पता होगा नर मंजरी दैट मीन्स जो मक्का का ऊपर वाला भाग होता है, जो सबसे ऊपर टॉप पे लगता है, वो उसकी नर मंजरी होती है, और जो भुट्टा होता है वो उसका मादा भाग होता है। भुट्टा क्या होता है, उसका मादा भाग होता है, वो उसके बीज के अंदर लगता है, पौधे के बीज के अंदर लगता है, और वहाँ से ऊपर से परागकण गिरते हैं और मादा भाग पर गिरते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और उसके बाद में भुट्टे का निर्माण होता है। समझ में आ गया आपको। अब भी अगर आप नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। हो सकता है कि आज एक क्लास आपको 1 बजे भी मिले, 1 बजे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट की क्लास मिलेगी, और शाम को 5 बजे आपको किसकी क्लास मिलेगी, 5 बजे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। तो दोनों ही क्लासें अटेंड करनी है, और शाम को बायोलॉजी की क्लास तो होगी ही होगी, ठीक है। और आज से रिवीजन प्रोसेस चालू है, मैं कह देता हूँ पहले कह देता हूँ कि आज से रिवीजन बायोलॉजी की क्लास का रिवीजन चलेगा। तो जो बायोलॉजी की क्लास है वो आज लगभग 1-1.5 घंटे की होगी। तो बायोलॉजी की क्लास का रिवीजन फर्स्ट होगा आज, जिसमें पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं रिवाइज करवाऊँगा बिल्कुल फास्टली, ठीक है। तो आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है, ठीक है। एक क्लास आपको दी जाएगी 1 बजे, एक क्लास आपको दी जाएगी शाम को 5 बजे, और एक क्लास आपको दी जाएगी शाम को 8:30 बजे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बता चुका हूं मैं, ऑप्शन नंबर दोनों, मतलब नर मंजरी और मादा भुट्टा। अगला सवाल है, मक्का का मादा भाग कहलाता है। अब देखिए मैं पहले बता देता हूं आपको, नर और मादा मैं दोनों बता चुका हूं। जस्ट अभी बताया मैंने, नर भाग तो क्या होता है, टेसल होता है जो सबसे ऊपर लगता है, और मादा भाग होता है सिल्क जो उसके नीचे लगता है। अगर आपसे पूछ ले कि मक्का का जो भुट्टा होता है वो उसका नर होता है या मादा होता है, तो मक्का का भुट्टा होता है वो उसका मादा भाग होता है, और उसी भाग को हम खाते हैं, ठीक है, उसी भाग को हम खाते हैं। तो भुट्टा जो होता है वो मादा भाग होता है, और जो ऊपर लगता है वो टेसल, वो होता है नर भाग। अब टेसल को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, जब हम जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, संकरण करते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं, उस दौरान हम उसके जो नर भाग होता है ऊपर वाला उसको तोड़ देते हैं। उसको क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि उसको तोड़ते हैं उसकी जगह हम दूसरी फसल के जो परागकण होते हैं वो डालते हैं, मतलब दूसरी किस्म के जो परागकण होते हैं वो डालते हैं। फसल तो मक्का ही होती है, लेकिन किस्म दूसरी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। और उसी दौरान जब हम टेसल को तोड़ते हैं तो उसी क्रिया को हम डी-टेसलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूछा जाता है ये सवाल बार बार। अब मक्का का मादा भाग बता दिया मैंने आपको, मादा सिल्क होता है और नर होता है टेसल। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या। मक्का के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होती है, जवाब देना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब मैंने जब रबी मक्का पढ़ाया था तो मैंने आपको जवाब दिया था 90,000 प्लांट। अब मक्का की यहाँ पर बताना है, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 66666, यानी 66,666 पौधे, बिल्कुल सही जवाब है। अगर 66,666 की जगह 66,000 प्लांट भी आ जाए तो भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो ऑप्शन थोड़े इवेल्युएट करके देते हैं, ठीक है। तो मक्का के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, मक्का के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या हो जाएगी 66,666 हो जाएगी, ठीक है। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, मक्का के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 66,666। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल ज्यामिति है। मक्का की फसल ज्यामिति, ऑप्शन नंबर ए है 75 × 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 30 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 45 × 45 सेंटीमीटर, और डी है 55 × 75 सेंटीमीटर। 55 × 75 सेंटीमीटर क्या होगा इसका जवाब, मक्का की फसल ज्यामिति, मक्का की फसल ज्यामिति ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 75 × 20 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर, 45 × 45 सेंटीमीटर या 55 × 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी।
देखिए जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला 75 इंटू 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की फसल ज्यामिति कितनी होती है? 75 इंटू 20 सेंटीमीटर। मक्का की जो फसल ज्यामिति होती है वो होती है 75 इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जब है ना हम मक्का की फसल को उगाते हैं तो 75 इंटू 20 सेंटीमीटर के हिसाब से उगाते हैं, तो जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो पौधों की संख्या आती है 66,666। तो आप किसी भी पौधे की संख्या कैसे निकाल सकते हो? किसी भी क्रॉप की पौधों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसको इंटू करके उसमें 10,000 का भाग देके उसे निकाल सकते हो। 10,000 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक हेक्टर में कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? उसकी सहायता से आप पौधों की संख्या निकाल सकते हो। क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। बस टोटल जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। आज जो मैंने मक्का का दूसरा पार्ट डाला, ये पार्ट आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और बाकी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो लाइक कर दो एक बार वीडियो को, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे, मैं आपको क्लासेस देता रहूं। जब मेरा क्लास लेने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी वीडियो जो क्लास होती है उस पर जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो फिर मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं क्लास लेना कभी कभी बंद कर देता हूँ। तो प्लीज़ शाम की क्लास तो मुझे पता है कि शाम की क्लास में बच्चे काफ़ी अच्छे आते हैं, तो शाम की क्लास तो कभी कभी किसी कारण डिले हो जाती है, बाकी नहीं होगी। और जो सुबह की क्लास है उसमें बच्चे बहुत कम आते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, आपका ही चैनल है तो इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थोड़ी सी आप भी मेरी मदद करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। और 1 बजे एक क्लास आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एग्रीकल्चर की, और शाम को 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास आएगी। ठीक है, उन सभी के लिंक आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे और मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। ठीक है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो कमेंट करना, उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे 1 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। थैंक यू।